आज हम लोग का पी ब्लॉक का जो लास्ट एंडिंग है वो है नॉवल गैस, और हम लोग उसी के बारे में बात पढ़ने वाले हैं, इनर्ट गैस पब्लिक नॉवल गैस के बारे में। तो चलिए, हेडिंग होगा हमारा इनर्ट गैस। क्या होने वाला है, बोलिए, इनर्ट गैस। अब ये इनर्ट गैस की बात करते हैं, ग्रुप वाइज आप अगर बात करते हो इसे, तो 18th ग्रुप का है ये। ग्रुप में कौन से ग्रुप का है, 18 ग्रुप का ये एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनर्ट गैस कौन से ग्रुप में लाइक करता है, तो 18th ग्रुप में लाइक करता है। अब जरा ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहली बात अगर करें तो इनर्ट गैस में सबसे फर्स्ट में आता है हीलियम, फिर आता है नियॉन, उसके बाद आता है आर्गन, तब आता है क्रिप्टॉन, उसके बाद आता है जेनॉन, और लास्ट में आता है रेडॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीलियम से लेके यहाँ तक ये आपका जो है, हीलियम से लेके जेनॉन तक सब नॉन मेटल गैस है। देखिए, अगर आप रेडियम की बात करते हो बाबू, तो रेडियम आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए जो बात बोलने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट में आपको याद रखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जेनॉन यहाँ तक आपका इनर्ट नॉवल गैस, मतलब कि ये सब आपका नॉन मेटालिक नेचर का रखता है। और पूछ ले कि इनर्ट गैस में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, तो लास्ट एलिमेंट जो रेडियम है आपका, ये कैसा नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो दिस वन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पहले तो ये बात आपको बैठाना है कि रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव है। अब बात आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आता है, तो जरा ध्यान से समझिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इसका NH2NP6। तो जो भी आपका इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP6 होता है, एक्सेप्ट में आप हीलियम को छोड़ दो, क्योंकि हीलियम का जो कन्फिग्रेशन आता है वो आपका आता है 1s2 फॉर्म पर करता है। हीलियम ड्यूप्लेट रखता है, बाद बाकी आप पढ़े ही हो कि सारा का सारा कैसा रखता है, ऑक्टेट रखता है। तो जितना भी है सारे का कन्फिग्रेशन NH2NP6 होगा, एक्सेप्ट हीलियम, जिसका आपको क्या मिलेगा, 1s2। जस्ट लाइक मान लो कि मैंने बोला है सपोज हीलियम, यहाँ पे मैंने दिया नियॉन, फिर बोला आर्गन, फिर दिया क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, और लास्ट में मैंने लिखा है रेडॉन। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हीलियम की बात करते हो आप, तो हीलियम का जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2, जबकि हीलियम के छोड़ के रिमेनिंग जो भी बचता है इनका कन्फिग्रेशन होता है NH2NP6। अगेन फिर से मैं बोल देता हूँ, हीलियम बनाता है डिप्लेट। हीलियम क्या फॉर्म करता है, ये बैठाना आपको, हीलियम जो फॉर्म करने वाला है ये बाबू डिप्लेट फॉर्म करता है, जबकि रिमेनिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ऑक्टेट। तो एकदम बैठा के रखिएगा, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ कौन सा क्या बनाता है, तो रिमेनिंग सारा का सारा ऑक्टेट बनाता है, एक्सेप्ट हीलियम जो कि आपका बनाता है कैसा है, डिप्लेट फॉर्म करता है। और हीलियम को छोड़ दो तो जो भी है वो सारा का सारा आपका ऑक्टेट फॉर्म करता है। अगर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई की, तो बड़ा आसान सा टर्म है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो रेडियाई बढ़ेगा। तो अगर एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये है हीलियम, फिर है नियॉन, फर्दर आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और ये है रेडॉन है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमें बोलना है कि साइज जो है वो आप बोलोगे कि बढ़ते जाएगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा रेडॉन, तब जेनॉन, तब क्रिप्टॉन, आर्गन, और सबसे छोटा साइज होगा हीलियम का। अगेन बाबू, जरा नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात, एक बात और दिमाग में रखना है आपको, यहाँ पे ये इंक्लूड कर लीजिएगा कि जितना भी नॉवल गैस है वो सारा का सारा मोनोएटॉमिक नेचर का होता है एक्सेप्ट हीलियम। तो ऑल, ठीक है ना, ऑल आर मोनोएटॉमिक इन नेचर, एक्सेप्ट में किसको छोड़ देना है आपको, जेनॉन को छोड़ देना है, क्योंकि जेनॉन का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। मतलब कि पूरे में अगर आप बात करते हो इनर्ट गैस में, तो जेनॉन में कंपाउंड का टेंडेंसी होता है फॉर्म करने का, बाद बाकी और सब कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट जेनॉन, बाद बाकी सारा का सारा जो है जेनॉन को छोड़ते हो आप, तो सब मोनोएटॉमिक नेचर का होता है।
और अगली बात अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट बाबू ये है, अगला पॉइंट आपको ये कहना है, सबसे फर्स्ट तो आपने देखा ही कि आपका जो जिनॉन है, ये जिनॉन किस फॉर्म में होता है, मोनोएटॉमिक होता है, जबकि बाद बाकी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब जेनॉन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिमेनिंग आपका मोनोएटॉमिक नेचर का होता है। अब अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा जो बात बोलने वाले हैं। एक चीज और की जो 18th ग्रुप है, ये 18th ग्रुप को ही हम लोग किस किस नाम से जानते हैं उसका भी बात कर ले। तो इसका नाम होता है इनर्ट गैस, इसी का नाम होता है नोबल गैस, इसी का नाम होता है एरोजन। ठीक है ना, इनर्ट गैस बोलो, नोबल गैस बोलो, या इसी को बोलो एरोजन भी कह सकते हो, या इसी का एक और नाम होता है रेयर गैस भी होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 18th ग्रुप का नाम क्या क्या है, तो आपको ये नाम भी बैठा के रखना है, इनर्ट गैस, नोबल गैस, एरोजन और रेयर गैस भी कहते हैं इसे। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो आप, तो आयोनाइजेशन वाइज बता दे बाबू कि आयोनाइजेशन एनर्जी वाइज बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो आई होता है, आई का रिलेशन इन्वर्सली होता है साइज के साथ, मतलब जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन की बात करते हो, तो ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि साइज बढ़ेगा, और यदि साइज बढ़ता है तो साइज के साथ आई का रिलेशन उल्टा है, तो आयोनाइजेशन घटेगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा होगा हीलियम का, तब होगा नियॉन, तब होगा आर्गन, फिर होगा क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन, लास्ट में होने वाला है रेडॉन होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरह से होता है। वो एक दो चीज़ और आप जरा ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने बोला है, आप जैसा जान रहे हो कि नीचे की ओर जा रहे हो तो साइज तो बढ़ ही रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा कि वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा। जस्ट लाइक मान लो मैंने बोला हीलियम, नियॉन, ध्यान से सुनते चलिए बस, जो जो बात बोल रहे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन की बात कर रहे हैं। तो जेनॉन रेडॉन की बात करते हो, रेडॉन तो मेरे ख्याल से छोड़ ही दिया करो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो तो आपको पता है क्या होगा। आप जैसे कि जान रहे हो पहला फैक्टर तो आपको पता है कि साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो दो मत नहीं है। दूसरा बात कि आपको ये भी पता है कि साइज बढ़ने से आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी है वो बढ़ेगा, और यदि ये बढ़ रहा है तो वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है, वो जितना भी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के बीच में, मतलब कि दो इनर्ट गैस के बीच में आपका जो दो इनर्ट गैस है, एक इनर्ट गैस मान लो ये है और दूसरा इनर्ट गैस ये है। अगर हम दो इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो फोर्स लगता है वो फोर्स आपका वंडरवाल फोर्स होता है, और ये वंडरवाल फोर्स को हम लोग जो है, ये जो वंडरवाल फोर्स लगता है इसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि दो नॉन पोलर के बीच में, आपको पता नहीं ये भी नॉन पोलर है ये भी नॉन पोलर है, तो इसमें जो लगेगा उसका नाम होगा इंस्टैंटेनियस इंड्यूस डाइपोल होगा। और इसी इंस्टैंटेनियस इंड्यूस डाइपोल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। पर्सन फोर्स भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो जेनॉन है, जेनॉन आपको पता है, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो वंडरवाल फोर्स होगा, जिस वंडरवाल फोर्स को हम लोग कहेंगे एलडीएफ। एलडीएफ का मतलब हो गया लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहेंगे। तो बहुत आसान सा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए नीचे सिर्फ जेनॉन आपका मतलब हीलियम डिप्लेट बनाता है, रिमेनिंग ऑक्टेट नीचे जा रहे हो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन घटेगा। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बढ़ने से वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। तो वंडरवाल फोर्स बढ़ रहा है तो आपके सामने है क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि दो इनर्ट गैस के बीच में जो फोर्स लगता है वो वंडरवाल फोर्स होता है जिसका नाम होता है इंस्टैंटेनियस
इंड्यूस डाइपोल होता है जिसको एक नाम और से जानते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। तो ये है बाबू। अब एफिनिटी की बात करते हो तो एफिनिटी वाइज काफी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, कारण आपको पता है कि ऑलरेडी जिसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा। तो आप जरा ध्यान से समझना कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइज आपको ये कहना है कि सर हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। तो यार यहाँ से यहाँ की ओर जाओगे तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरा बात, एक बात बता दें कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ऑल इनर्ट गैस हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑल इनर्ट गैस हैविंग वेरी लो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है। जितना भी इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये वैक्ट को बैठा लीजिए, ठीक है ना, तो बहुत कम मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। और इसका जो डेल्टा जो होता है, आप एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हो, डेल्टा एच ई जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जल्दी एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो आपको एनर्जी देना होगा तो पॉजिटिव है। मतलब ये पॉजिटिव जिसका डेल एच होता है वो कैसा नेचर का होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो याद रखिएगा, नेचर वाइज आपको बोलना है कि ये एंडोथर्मिक नेचर का होता है। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान सा होता है। डेंसिटी वाइज अगर हम बात करें तो आप जरा ध्यान से देखना, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और उसके बाद जेनॉन है। आप बताओ नीचे की ओर जा रहे हो, जाने से क्या होगा, सिंपल सा है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ता है। अगला बात, अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाइज आप क्या कहोगे, जस्ट लाइक मान लो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जेनॉन है। तो जैसे ही आप यहाँ से यहाँ की ओर प्रोसीड करते हो, करने से क्या होता है आपको पता है, एटॉमिक वेट बढ़ेगा। एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो वेट के बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा। और वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो आपको ये बात सेट होना चाहिए कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, बात करने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा सॉल्युबिलिटी में क्या कहना है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हो तो गौर करना है आपको सॉल्युबिलिटी में। सॉल्युबिलिटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, आपको बता दें कि जनरली जो है इनर्ट गैस नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो ये वाटर में सॉल्युबल तो होगा नहीं होगा ना। तो आप पहला बात तो ऐसा समझो कि इनर्ट गैस जो होता है वो आपका नॉन पोलर इन नेचर होता है, इन नेचर का होता है। हैंस इट इज insoluble in water या it is not soluble in water, जो बोलो, जो soluble water में नहीं होगा, not soluble in water, क्योंकि आपको पता है वाटर पोलर कंपाउंड है और ये नॉन पोलर है तो वाटर में तो सॉल्युबल होगा नहीं। तो होगा नहीं तो एक बात बता दे आपको, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर आप बात करते हो वैसे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन की अगर हम बात करें तो वो देखो नीचे की ओर जाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बढ़ने से वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा वाटर का। ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो है ही नहीं, लेकिन वंडरवाल फोर्स की वजह से रिस्पेक्ट में कुछ तो सॉल्युबल होगा। तो वंडरवाल फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ने से क्या होगा कि आप बोल सकते हो कि इंट्रैक्शन विद वाटर बढ़ जाएगा, मतलब कि इनर्ट गैस और वाटर के बीच का इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इंट्रैक्शन क्या बोलोगे जल्दी बताओ,
विथ वाटर इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इंट्रैक्शन विथ वाटर इंक्रीज कर रहा है तो आपको बोलना है सॉल्बिलिटी भी बढ़ जाएगा। सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ अगर हम बात कर रहे हैं, अगर सॉल्बिलिटी की बात करें तो सॉल्बिलिटी वाइज आप सबसे ज़्यादा सॉल्युबल क्या कहोगे? सिंपल है, आप बोलोगे सबसे ज़्यादा होगा सर जेनॉन, फिर होगा क्रिप्टॉन, फिर होगा आर्गन, फिर होगा नियॉन, और सबसे लास्ट में होने वाला हीलियम। कारण क्या होगा? कारण बड़ा आसान सा है, वो मान लो जेनॉन और वाटर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा? वंडरवाल फोर्स लगेगा। अब वंडरवाल फोर्स तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उतना ही ज्यादा क्लोज जाएगा, उतना ही आसानी से उससे इंटरेक्ट कर पाएगा, और वाटर में उतना ही ज्यादा क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अब आते हैं वोलाटाइल नेचर की बात करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगला टर्म आता है आपका वोलाटाइल नेचर। अगर वोलाटाइल नेचर की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और यहाँ पे जेनॉन है। तो अगर वोलाटाइल नेचर की बात करते हो आप तो नीचे की ओर जाओगे तो सिंपल सी बात है, बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। आप सोचो जब वंडरवाल फोर्स बढ़ रहा है तो दो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ज़्यादा कर पाएगा, इंटरेक्ट करेगा तो जल्दी उड़ नहीं पाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जल्दी स्कैपिंग टेंडेंसी होगा नहीं। दूसरा आप ऐसे सोच सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो भारी ज़्यादा होगा, ज़्यादा भारी चीज़ जल्दी उड़ नहीं पाएगा, तो नीचे जा रहे हो तो बढ़ रहा है ना मॉलिक्यूलर वेट, तो वोलाटिलिटी नेचर घट जाएगा, टाइल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बताओ वोलेटिलिटी नेचर की बात करते हो तो वोलाटाइल नेचर सबसे ज्यादा जो होगा आपका होगा वो वोलाटाइल होगा हीलियम, फिर होगा नियॉन, फिर होगा आर्गन, लास्ट में क्रिप्टॉन और सबसे लास्ट में जेनॉन। ये होता है वोलाटाइल नेचर होता है। अब बात करते हैं ईज ऑफ लिक्विफिकेशन की बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से समझिए। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, कौन इजिली लिक्विफाई हो जाएगा? तो अगर हम ईज ऑफ लिक्विफिकेशन की बात करते हैं तो लिक्विफिकेशन वाइज आप सिंपल सा तरीका ये बोलोगे कि सर जिसमें फोर्स ज़्यादा होगा उसमें लिक्विफिकेशन भी ज़्यादा होगा, मतलब वंडरवाल फोर्स के साथ। अगर वंडरवाल फोर्स की बात करते हैं तो जिसमें वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा, लिक्विफिकेशन इजीली हो पाएगा। तो वंडरवाल फोर्स के साथ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली है। अगर ऐसा है तो बता दो आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस तरह से है। तो आप हमें खुद बताना कि अगर आप इधर से इस तरफ आ रहे हो तो वंडरवाल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विशन का रेट भी क्या होगा? लिक्विशन का रेट भी आपको बोलोगे कि बढ़ने वाला है। तो सबसे इजीली लिक्विफाई कौन हो जाएगा? जेनॉन, फिर होगा क्रिप्टॉन, फिर होगा आर्गन, फिर होगा नियॉन और सबसे लास्ट में होगा आपका हीलियम। ये लिक्विफिकेशन का रेट हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स होगा उसमें लिक्विफिकेशन का रेट उतना ही फास्ट होगा। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एडजॉर्प्शन ओवर चारकोल। देखो यार, चारकोल पे एडजॉर्प्शन की बात करते हो तो जितना भी इनर्ट गैस है वो सारा का सारा चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है एक्सेप्ट हीलियम। और यही कारण है कि इस मेथड का यूज किया जाता है इनर्ट गैस को सेपरेट करने में। अगेन फिर से बोल रहे हैं, एडजॉर्प्शन ओवर चारकोल। चारकोल पे एडजॉर्प्शन देखने जा रहे हैं। अब वो कैसे देखेंगे? सो देखो, अगर हम बात करें चारकोल पे एडजॉर्प्शन का तो एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ दो, एक्सेप्ट हीलियम, आप बोलोगे कि सो जितना भी है रेस्ट ऑल इनर्ट गैस कैन एब्जॉर्ब ऑन चारकोल एक्सेप्ट हीलियम, रेस्ट ऑल इनर्ट गैस कैन एब्जॉर्ब ऑन चारकोल। जितना भी इनर्ट गैस है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके ऊपर? चारकोल के ऊपर। हीलियम को छोड़ दो तो जो भी इनर्ट गैस है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है चारकोल पे। और यही कारण है कि इस मेथड का यूज किया जाता है आपको इनर्ट गैस को सेपरेट करने में। और नीचे लिखेंगे दिस इज यूज्ड फॉर
यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हमको इनर्ट गैस को सेपरेट करना तो चारकोल जैसे ही ले जाओगे तो उस पर इनर्ट गैस चिपक जाएगा, किसको छोड़ देना है, अगेन फिर से बोल रहे हैं, इस बात को बैठा लीजिएगा, हीलियम को छोड़ देना है और बाद बाकी सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दिस इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कौन सा गैस, इनर्ट गैस। अगला आता है बाबू क्लैथरेट ऑफ नोबल गैस। देखना क्लैथरेट ऑफ नोबल गैस। क्लैथरेट का मतलब होता है कि केज लाइक या रिंग लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे केज लाइक बनता है तो इनर्ट गैस जाके उसमें ट्रैप हो जाता है, तो इनर्ट गैस जैसे ट्रैप होता है तो उसी को कहते हैं क्लैथरेट का फॉर्मेशन। तो जरा ध्यान से देखना, क्लैथरेट ऑफ नोबल गैस। क्लैथरेट ऑफ नोबल गैस का मतलब हो गया कि केज लाइक स्ट्रक्चर में नोबल गैस का ट्रैप होना, ठीक है ना। पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बना लेना है, अब उसमें पक्षी की जगह आपको यहाँ पे क्या ट्रैप करवा देना है, इनर्ट गैस को ट्रैप करवा देना है। जस्ट लाइक जरा ध्यान से देखना, वो मान लो कि आपने इनर्ट गैस लिया है, अब इनर्ट गैस में का आप जैसे रिएक्शन या तो फिनॉल से करवा दो या फिर इट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना, या फिर आप वाटर से करवा दो, तो होने वाला कुछ है, कुछ ऐसा होगा कि ये केज लाइक कंपाउंड बना लेगा। कैसा बना लेगा, जल्दी बोलो, केज लाइक कंपाउंड बनाएगा। अब ये केज लाइक कंपाउंड या क्लैथरेट बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि ये जो बनता है कंपाउंड, इसमें बनता है डाइपोल। क्लेज लाइक स्ट्रक्चर में जो वंडरवाल फोर्स लगता है वो होता है डाइपोल, ठीक है ना। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होता है। पहले तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको बैठाना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने, मैंने क्या बोला कि इनर्ट गैस ले लो और इनर्ट गैस पे फिनॉल या फिर वाटर का यूज करो तो वो केज लाइक कंपाउंड या फिर क्लैथरेट का फॉर्मेशन कर देता है। इसमें आपको जो फोर्स लगता है वो कैसा लगने वाला है, आपको बोलो जल्दी से, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन लगने वाला है। जस्ट लाइक मान लो कि मैंने बोला है हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, इस तरह से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप पहले तो ये बैठा लीजिए कि हीलियम और नियॉन जो है ये नहीं फॉर्म करता है, ये दो कंपाउंड क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि इतना साइज में छोटा होता है ना कि वो जो पिंजरा जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो ट्रैप ही नहीं होता है। छोटा साइज होने की वजह से वो आराम से केज से बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहला तो आपको ये बैठाना है कि ये नॉट फॉर्म क्या चीज बोलो, क्लैथरेट फॉर्मेशन। तो पहला तो एक नोट का पॉइंट होगा कि हीलियम नियॉन नॉट फॉर्म क्लैथरेट फॉर्मेशन। कोई पूछे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि हीलियम नियॉन जो है क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। बाद बाकी आपका ये जितना भी कंपाउंड है ये सब का सब क्लैथरेट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब जस्ट लाइक मान लो मैंने ऐसा दिया है, ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, मान लो ऐसा है। आपको पता है ना कि किसको वाटर में कौन सा बॉन्ड आता है, बोलो बाबू, एच बॉन्ड का सोर्स होगा, तो ये भी एच बॉन्ड एच बॉन्ड, देखो पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अगर इसमें कोई इनर्ट गैस ट्रैप हो रहा है, कौन सा गैस बोल रहे हैं, इनर्ट गैस बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि इसमें मैंने बोला कि आप ट्रैप करवा दो इनर्ट गैस को, इनर्ट गैस को ट्रैप करवा दो, तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन पे ये कैसा है, पोलर कंपाउंड है, ये कैसा नॉन पोलर है। इसलिए मैंने बोला था ये पॉइंट आपको बैठाना है कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, क्योंकि वाटर पोलर है तो पोलर को डाइपोल कह रहे हैं। और ये देखो इनर्ट गैस आपका कैसा नेचर का है, इनर्ट गैस के बारे में आपको पता है, नॉन पोलर है तो इंड्यूस होगा। अब देखो यार, यहाँ पे हीलियम लोगे या नियॉन लोगे तो इतना छोटा कंपाउंड है कि ये जो केज लाइक जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो क्लैथरेट बन रहा है,
केज लाइक जो बन रहा है पिंजरा जैसा वाटर के एच बॉन्ड से, तो इसमें ये ट्रैप नहीं हो पाता है। ट्रैप नहीं हो पाता है तो छोटा साइज की वजह से ये ट्रैप नहीं हो पाता है। तो आपको बैठाना है कि अगर ट्रैपिंग की बात करें तो कौन कौन सा ट्रैप हो पाएगा, तो आपको ये बैठा के रखना है कि इसमें ट्रैप होने वाला जो है आर्गन, क्रिप्टॉन और नियॉन होगा, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज की वजह से जो है ये काफी स्मॉल साइज होता है। हीलियम नियॉन क्यों नहीं क्लाथ रेट बनाता है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। ये क्यों होता है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। इतना स्मॉल साइज होता है कि जो पिंजरा जैसा जो स्ट्रक्चर है, जो आपने अभी फिर से समझा दे रहे हैं आपको, ये जो आपने ऐसे बनाया है और यहाँ पे आपने जो फिर से इस तरह से लिखा आपने, तो यहाँ जो आपने एच बॉन्ड का जो केस बनाया और ये जो केस बन रहा है, इस केस में ज़्यादा छोटा साइज का रहेगा तो तो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा आइटम रखना है जो उसमें फिट हो जाए। तो फिट होने में कौन कौन सा आता है? आर्गन, जेनॉन और सॉरी आर्गन, जेनॉन और क्रिप्टॉन, ये फिट कर जाता है उसके अंदर और इस वजह से ये क्लाथरेट का फॉर्मेशन करता है। कौन सा चीज का फॉर्मेशन करता है? क्लाथरेट का फॉर्मेशन करता है। तो आप इस बात को भी बैठा लीजिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, और ऐसे वजह से ही नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? नॉन स्टैचो। अब देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, अगला जो आता है बाबू वो होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन उसका मतलब समझ में आया ना। क्लाथरेट फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जो केज लाइक स्ट्रक्चर उसमें जाकर ट्रैप हो जाना। हीलियम नियॉन कोई पूछे क्यों नहीं क्लाथरेट बनाता, क्या कारण बताओगे? बोलना है तुमको कि साइज बहुत छोटा है, छोटा साइज की वजह से उसके अंदर फिट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो केज लाइक स्ट्रक्चर जो पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बना उसमें वो ट्रैप नहीं हो पाएगा, उस वजह से वो क्लाथरेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। बाद बाकी हीलियम नियॉन को छोड़ दो तो रिमेनिंग क्लाथरेट बनाता है। अगला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। तो बहुत जरा ध्यान से समझना, अगर हम बात करें हीलियम, यहाँ पे नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन की बात करते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा, ये जो आपका हीलियम है ये याद रखिएगा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं फॉर्म करता है, नॉट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, टीसीएल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं बनाता है। जबकि आपको जरा ध्यान से समझना, क्या मैंने बोला जो बात बोल रहे, सॉरी उल्टा बोल दिया, देखिए सॉरी, ये जो आपका ध्यान कहीं लगता, हीलियम जो है ये फॉर्म करता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि देखो वो कैविटी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? वॉइड में जाकर ट्रैप होना। तो हीलियम का साइज इतना छोटा होता है कि आराम से वॉइड में ट्रैप हो जाता है, जबकि नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन का जो साइज होता है ये बहुत लार्ज साइज की वजह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो यहाँ पे आपको बोलना है नॉट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझ में आया या नहीं है, पहले ये बताइए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का सिंपल सा मीनिंग है कि वॉइड के अंदर जाकर ट्रैप हो जाना। तो जरा ध्यान से समझो, मान लो कि ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होगा कि हमने मान लो कि कैसे यहाँ पे ये जो वाइड है, इस वाइड का साइज तो बहुत छोटा है, तो वाइड में वही एटम आके जाके फिट होगा जो साइज में छोटा होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन फिट करता है? इनर्ट गैस में कौन सा फिट करता है वाइड के अंदर? हीलियम जाके ट्रैप होता है। आपको अगर ट्रैप करना है तो किसको ट्रैप करवाओगे बोलो जल्दी से? हीलियम को आपको ट्रैप करवाना होगा, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है हीलियम का, तो उस वजह से हीलियम इसके अंदर ट्रैप कर जाएगा। तो पहले तो ये बनाना है कि आपको दिमाग में होना चाहिए कि इंटरेस्ट है यार, वाइड है, छोटा सा गैप है, तो उस छोटे से गैप में आप उसी को ना एडजस्ट करोगे जो साइज में भी छोटा होगा। तो उस इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होता है कि जो वाइड है, वाइड में एटम को ट्रैप करवाना। तो वाइड के अंदर ट्रैप वही एटम करेगा जिसका साइज काफी छोटा होगा। और वो कौन सा एटम ट्रैप होता है बोलो जल्दी से? आपका ट्रैप होता है हीलियम, ठीक है ना।
जैसे ये है आपका, इसमें क्या ट्रैप होगा जल्दी बोलो, हीलियम ट्रैप होगा। तो इस तरह से आपका इंटरस्टिशियल होता है। जल्दी से बताइए, मैंने आपको सबसे पहले बताया क्लैथरेट का फॉर्मेशन हीलियम नियॉन नहीं करता, बहुत छोटा साइज है, तो केज लाइक स्ट्रक्चर में वो ट्रैप नहीं हो पाता है, आराम से इतना छोटा है कि आराम से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके नीचे नियॉन को छोड़कर बाद बाकी सारा का सारा क्लैथरेट फॉर्मेशन करता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हीलियम करता है, रिमेनिंग फॉर्मेशन नहीं करता है। ये भी आपको बैठा लेना। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की, बात करते हैं। अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में आप जैसा कि जानते हो, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो यार अगर ऐसा है तो आप बताओ क्या कहोगे? आप यही ना कहोगे कि सर नीचे जाएंगे तो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, साइज बढ़ेगा, बढ़ने से क्या होगा, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें तो नीचे जाने से रिएक्टिविटी बढ़ता है। अब रिएक्टिविटी बढ़ता है तो अगर रिएक्टिव नेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जेनॉन, तब है क्रिप्टॉन, फिर है आर्गन, तब है नियॉन, और तब है हीलियम। अब बोलने के लिए रिएक्टिव, लेकिन आपको तो पता है कि कंपाउंड की बात करेंगे तो सिर्फ कंपाउंड फॉर्म करता है जेनॉन, ओनली जेनॉन फॉर्म कंपाउंड। इनॉर्ड गैस में आपसे कोई पूछे कि कौन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो ओनली एफसी फॉर्म्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जेनॉन करता है, और कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये भी बात आपको बैठा लेना है कि कंपाउंड बनने वाला किसके थ्रू है, जेनॉन के थ्रू। अब आते हैं फ्लोराइड पे बात करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझते चलिए। अब आते हैं फ्लोराइड ऑफ जेनॉन की बात करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। फ्लोराइड ऑफ जेनॉन, सबसे पहला फ्लोराइड में मान लीजिए मैंने लिखा है XeFn की बात कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट में आता है इसमें XeF2, फिर आता है XeF4, फिर आता है XeF6, फिर आता है इसमें XeF8, जो कि आपको बता दें XeF8 स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से एग्जिस्ट करता ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछे XeF8 एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग आपको बोलना है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ क्या XeF8 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या आपको जवाब देना है, नहीं करने वाला है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब वो चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी आप बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आ जाओ। सबसे पहले XeF2 की बात करते हैं। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बड़ा ही आसान तरीका है। मैंने क्या बताया था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बोला था कि पहले आपको देना होता है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब याद रखिएगा मोनोवैलेंट में आपको दो ही चीज लेना होता है, हाइड्रोजन और हैलोजन। मोनोवैलेंट अब बाइमेट 2 हो जाता है, यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन का काम। तो जल्दी से बताते जाइएगा, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। XeF2 पता है जेनॉन 8वां ग्रुप का है, 2 फ्लोरीन है, दोनों मोनोवैलेंट है, 8 2 10/2, ये हो जाएगा 5। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d आएगा। तो सबसे पहला आता है XeF2 की बात कर लिए। XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। अब sp3d है तो जरा ध्यान से समझिए, 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन को ऐसे डाल देंगे, और आपको पता है ना sp3d है, तो यहाँ पे जेनॉन के पास बाबू 3 लोन पेयर होने वाला है। अब 3 कैसे होगा ये भी चेक कर लो। जेनॉन 8वां ग्रुप का है, 2 फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बच जाएगा 6। 6 बच गया तो 2 डॉट बराबर 1 लोन पेयर, तो 6 है तो 6 कितना का पेयर बनाएगा ये बताओ। नहीं तो सिंपल सा तरीका, जेनॉन 8वां है, 2 फ्लोरीन 2 ले गया, बच गया 6। 6 बटा जितना बच रहा है उसको 2 से डिवाइड कर देना, लोन पेयर आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे 3। आप पढ़े हो sp3d विद 3 लोन पेयर कैसा शेप बनाता है, शेप इसका होता है लीनियर। शेप कैसा होता है, लीनियर शेप होता है। और ये चीज बाबू यहाँ का चीज नहीं है, ये बॉन्डिंग में पढ़ना भी है और हमने आपको पढ़ा दिया भी है। तो जरा ध्यान से सुनो आप, ये लीनियर होता है sp3d विद लीनियर। अब आ जाओ XeF4। XeF4 की अगर बात करें
तो जरा ध्यान से देखना, जेनॉन है 8वां, 4 फ्लोरीन 4, बाई में 2, 8 4 12, 12/2 6, 6 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। तो XeF4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। लोन पेयर की बात करेंगे, यहाँ पे देखो लोन पेयर कितना आपको दिखाई दिया, XeF2 में लोन पेयर का वैल्यू 3 है। इसमें जरा ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 4 फ्लोरीन है, चारों फ्लोरीन को अरेंज कर दो इस तरह से। इस तरह से बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है बाबू। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। sp3d2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बोलो जल्दी से, स्क्वायर प्लेनर टाइप का होता है। अगला आ जाइए, XeF6 की बात करने जा रहे हैं, XeF6। ठीक है, XeF6 की बात करते हो आप तो जल्दी से बताओ, जेनॉन 8वां, 6 फ्लोरीन, बाई में 2, 8 6 14/2 7, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा। अब sp3 बताओ, जेनॉन 8वां ग्रुप का, 6 फ्लोरीन था, 6 सिंगल बनाएगा यानी 6 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बच जाएगा 8 था, 6 गया बचा 2, 2/2 लोन पेयर का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सब बाबू जो बोल रहे हैं ये सब डिटेल में आपका पढ़ा चुके हैं, कहाँ पे हमने आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया है। अब जरा ध्यान से देखो, ये Xe है, यहाँ F है, यहाँ F है, यहाँ F है। इसके स्ट्रक्चर पहले देखो, sp3d3 विद 1 लोन पेयर का होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप का शिप होता है। कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप का शिप बनता है इसका। यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरह से सर्कुलेट करते रहता है, तो ध्यान से समझिएगा। इस तरह से आपको बनाना होता है। ठीक है, और इसी का नाम जो होता है XeF4 वाला का जो नाम है, यहाँ पे देखो ये आपका XeF6 का जो नाम होता है, इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नाम दिया जाता है, या इसी को एक और नाम से बुलाते हैं हम लोग, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका नेम का बात करें तो क्या बोलना है आपको, sp3d3 होगा। और शेप वाइज बात करोगे तो इसका शेप होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या बोलोगे जल्दी बोलो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो जो टर्म मैंने बोला है आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, क्या क्या समझाए हैं पहले बोलते जाइए। सबसे पहला XeF2 का आपने देखा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, शेप लीनियर है। इसका sp3d2 है, शेप आपका स्क्वायर प्लेनर है। इसका sp3d3 है, शेप आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल इस टाइप का होता है। तो बाबू ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेप ज्योमेट्री पूछ लेता है, बैठा लीजिए। और वैसे तो ये सीखना ही था कैसे कैसे होता है, ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन ये कुछ कंपाउंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये था आपका कुछ फ्लोराइड की बात कर ली। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए बात करने वाले हैं हम लोग, जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑक्साइड ऑफ जेनॉन की बात करने जा रहे हैं। तो ऑक्साइड ऑफ जेनॉन में ऑक्साइड ऑफ Xe की बात कर रहे हैं, तो जेनॉन के ऑक्साइड की बात करते हो बाबू, तो सबसे पहला तो आपको ये बात को बैठाना है कि जेनॉन के ऑक्साइड में XeON में क्या क्या आ सकता है। तो आना तो चाहिए था इसमें XeO भी, N की जगह 1 डाले तो XeO2 भी, XeO3 भी, XeO4 भी।
लेकिन आपको बता दें कि बाबू XeO और XeO2 नॉट एग्जिस्ट। क्या मैंने बोला? XeO और XeO2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो पहला तो ये बात को बैठाना है कि इट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। जबकि आपको एग्जिस्ट करने वाला है XeO3। मेनली तो कंपाउंड मिलने वाला जो होता है वो होता है XeO3 और दूसरा मिलता है XeO4, लेकिन ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। XeO और XeO2 क्या होता है? हाईली अनस्टेबल की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम XeO3 की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, जेनॉन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हो आप तो ये कुछ इस तरह से होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा है, लोन पेयर 1 है, 3 1 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 विद द 1 लोन पेयर। आप पढ़े हो शेप होगा इसका पिरामिडल शेप होगा। शेप कैसा होने वाला है? पिरामिडल शेप होने वाला है, ठीक है। शेप वाइज अगर बात करें तो इसका शेप होता है पिरामिडल, ठीक है। और दूसरी बात की अगर हम बात करें तो आपको पता है, अगर पी पाई डी पाई की बात करते हो तो sp3 में आपको दिखाई दे रहा है तीनों पी इन्वॉल्व हो गया है। अगर पूरा पी हाई, अब बताओ यहाँ पे अनहाइब्रिड कितना है, अनहाइब्रिड पी कितना है ये बता दो। जो पी बॉन्ड में चला गया वो हाइब्रिड है, तो पी होता 3 है, तीनों चला गया, यानी कि अब पी बचा एक भी नहीं है, तो अनहाइब्रिड 0 है। और जब अनहाइब्रिड पी ना हो तो जो भी डबल बॉन्ड बनता है वो पी पाई डी पाई वाला बनता है। तो बताओ यहाँ पे सारा पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ 3 जो पाई बॉन्ड है वो तीनों पी पाई डी पाई से बना हुआ है। जबकि अगर हम बात करें XeO4 की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, 4 ऑक्सीजन है, इस तरह से बना दीजिए। अब बताइए यहाँ पे अगेन फिर से आप इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलोगे। शेप की बात करेंगे तो शेप वाइज आप बोलोगे इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल के साथ साथ आप बोलोगे कि सर इसमें एक भी पी, 3 पी होता है, तीनों पी आ गया, मतलब बचा हुआ एक भी पी नहीं है, नहीं बचा है मतलब अनहाइब्रिड 0 हो गया। तो जितना भी इसमें पाई बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड कितना बार है? 4 बार, चारों पाई जो होगा वो आपका पी पाई डी पाई होगा। तो यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना होने वाला है? 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड होने वाला है। तो ये था आपका ऑक्साइड का बात हो गया। अब आ जाओ प्रिपरेशन की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख के ये आपका समाप्त हो जाएगा। जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ XeF की बात करेंगे हम लोग, तो जरा ध्यान से समझना है आपको। प्रिपरेशन ऑफ XeFn की बात करते हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। Xe का रिएक्शन अगर आपने F2 से करवाया है तो F2 से करवाने के बाद अगर आपने टेम्परेचर कितना डाला है? 450 डिग्री C डाला है, तो अलग अलग प्रोडक्ट का फ्लक्चुएशन होगा। अब वो क्या क्या बन सकता है, सो देखो, सबसे पहला है कि 2:1 के फॉर्म में आपको जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है XeF2। 1:5 के फॉर्म में प्रेशर आप ले लो 5 से 6 ATM का यूज करो, तो 5 से 6 ATM प्रेशर और 1:5 लोगे तो बनेगा XeF4। अगर वहीं पे आपने 1:20 का रेशियो ले लिया और प्रेशर 50 से 60 ATM लिया तो बन जाएगा XeF6। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला चीज है। 2:1 में क्या बन रहा है? XeF2। 1:5 में क्या बन रहा है? XeF4। 1:20 में क्या बन रहा है? XeF6। और प्लीज डाटा के साथ आपको बैठा के रखना है। 5 से 6 ATM में आपको बनता है 1:5 का रेशियो में 4, 1:20 में 6 और 2:1 में XeF2 बनता है। अब आइए हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ XeF। प्रॉपर्टीज वाइज बात करेंगे हम लोग, तो प्रॉपर्टी ऑफ XeFn की बात करते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर जेनॉन के फ्लोराइड का रिएक्शन हम H2 से करवा दें तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Xe प्लस HF बनता है, फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? Xe प्लस HF का फॉर्मेशन होता है। अब चाहे जो भी तरह का फ्लोराइड हो, चाहे यार XeF2 लो, XeF4 लो, XeF6 लो, जो भी जेनॉन का फ्लोराइड होगा, इसका रिएक्शन जैसे ही आप H2 से करवाओगे
तो H2 से रिएक्ट करने के बाद ये तुरंत दे देता है जेनॉन, यहाँ से भी जेनॉन, यहाँ से भी जेनॉन, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, असल में आपको HF का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? HF का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी बात आपको बैठा के रखना है कि किससे जितना भी है ये क्या करेगा, एक्सी में चेंज हो जाएगा और दे देगा, क्या दे देगा बोलो जल्दी से, HF का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब वो जो बात करने वाले हैं तो ये एज आप बैठा लेना कि जो FCF जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कौन सा एजेंट का? XCFN का फंक्शन कैसा होता है, कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला है कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे ले लो XeF2 का रिएक्शन HCl से करवा दो। मैंने बोला क्या होगा बताओ, तो XeF2 का जैसे HCl से करोगे तो ये क्या होता है, क्या है कि ये जो H होता है ये H फ्लोरीन को लेके HF में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? HF में। और Cl माइनस जो है खुद चेंज हो जाएगा Cl2 में और बदल जाएगा Xe में। वैसे ही अगर मैं सेम से वे में बात करूं, अगर मैंने बोला XeF2 का रिएक्शन आपको Hi से करवाना है, बताओ सबसे पहला क्या काम करोगे? ये H और F मिलके क्या चीज में चेंज होगा? HF में। HF में जैसे चेंज हुआ जेनॉन फ्री हो गया और ये जो I माइनस है वो चेंज हो जाएगा I2 में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। बैठा लीजिए कि जेनॉन के फ्लोराइड का रिएक्शन H2 से करवाओगे तो Xe प्लस HF में चेंज हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ XeFN। तो हाइड्रोलिसिस की बात करने वाले हैं बाबू। तो हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस ऑफ XeFN की बात करने जा रहे हैं। तो XeFN के जब भी हाइड्रोलिसिस की बात करोगे तो क्या क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जुबान पे होना चाहिए आपको हाइड्रोलिसिस। तो क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, XeF2 का जब वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो वाटर से रिएक्ट होके जो बनता है वो बनता है XeO। फिर से बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा तरीका होता है कि हाइड्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, पहले ये समझो, XeO प्लस HF में चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझना क्या होता क्या है वो बता रहे हैं। हाइड्रोलिसिस में बताओ जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 2 ही ऑक्सीडेशन का बनेगा। अब 2 ऑक्सीडेशन का बनेगा तो मैंने आपको बताया था कि XeO जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, XeO ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें टूट जाता है? Xe प्लस O2 में। XeO अनस्टेबल होने के वजह से टूट जाएगा, XeO प्लस O2 में चेंज हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये बैठाना है कि जब भी अगर आपसे कहे कि XeF2 का वाटर से रिएक्शन करवाएं, बताओ हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आपको बोलना Xe प्लस O2 प्लस HF का फॉर्मेशन होता है। अब वो ये हाइड्रोलिसिस आपके जुबान पे होना चाहिए कि जैसे ही आप करवाओगे रिएक्शन तो आपको मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलने वाला है, जल्दी बताइए। मिलने वाला प्रोडक्ट है Xe प्लस O2 प्लस HF मिलेगा। ठीक है, अगला में जरा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आता है आपका XeF4। अगला आता है आपका XeF4 और उसके बाद आता है XeF6। तैयार करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, 2 याद रखोगे तो ऐसे याद रहेगा। प्लीज बार बार बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट है, रिमेंबर रखिएगा कि जब भी आपसे बोले XeF2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एक्चुअली बनता है XeO जेनॉन का ऑक्साइड ही, लेकिन आप पढ़े हो कि जेनॉन का XeO XeO2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अनस्टेबल होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है Xe प्लस O2 में। वैसे ही XeF6 की बात करते हैं तो XeF6 पे अगर आपने वाटर का रिएक्शन करवाया है तो रिएक्शन से जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो बनता है XeO3 अब प्लस यहाँ से बन जाता है HF। अगेन फिर से समझो, जेनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो 6, तो यहाँ पे बनने वाला भी ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 पे +6, ये हो गया। याद रखना है, अब जरा ध्यान से सुनिए, अगला को याद रखना बड़ा आसान है। XeF4 का जब वाटर से रिएक्शन पूछा जाए तो वाटर से रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना बहुत आसान है। करना क्या होता है कि जब भी बोले तो पहला XeF2 और XeF6 का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट जोड़ के लिख दो। पहले बताओ XeF2 का, फिर से बोल रहा हूँ,
ध्यान से सुनो, XeF2 में क्या बोले हो कि किसी जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो क्या बनता है, Xe प्लस HF प्लस O2। क्यों, XeO बनता है, ऑक्साइड तो बनता है लेकिन XeO अनस्टेबल होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है Xe प्लस O2 में। और XeF6 का वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन रहा है, XeO3 प्लस HF बन रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर XeF4 पे वाटर डालेंगे तो क्या होगा, तो आप देखो जो XeF2 XeF6 का जो प्रोडक्ट है दोनों को जोड़ के लिख दो, वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो बताओ XeF2 का प्रोडक्ट मिला क्या, Xe प्लस O2 प्लस HF दोनों में कॉमन है, छोड़ दो, और प्लस XeO3। हो गया बाबू ये आपका हाइड्रोलाइसिस। तो बैठा लीजिएगा एकदम दिमाग में, अच्छे तरीका से एडजस्ट कर लेना आपको कि किससे कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, वो जुबान पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपको बैठा के रखना है। अच्छा, दूसरी बात की सो ये भी बैठा के रखना है कि XeF6 में जो आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो अगर मिडिल प्रोडक्ट बोल देगा तो डायरेक्ट ये नहीं मिलता है, XeO3 नहीं मिलता है, एक एक कर करके पहला वाटर के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है XeOF4। पहला बार में क्या होता है कि सो XeOF4, पहले 2 फ्लोरीन हटता है, फिर अगला स्टेप में फिर हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, XeO2F2 मिलता है, और फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस से XeO3 मिलता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि जेनॉन में डायरेक्ट पूछेगा तो याद रखना XeF2 में जल्दी बोलो वाटर पे रिएक्शन से क्या क्या मिला, XeO2HF। XeF4 में वाटर से रिएक्शन से क्या मिला, पहले XeF6 का याद रखो, XeO3, और दोनों को जोड़ दो तो XeF4 का प्रोडक्ट हो जाएगा XeO2 XeO3 प्लस HF मिल जाएगा, जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट होगा। तो बाबू इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं और आपको ये बात को अच्छे तरीके से बैठाना है। अगला मान लो कि मैंने अगर बोला कि Xe का रिएक्शन करवा दो OF2 से, Xe का रिएक्शन करवा दो, मैंने क्या बोला कि Xe का रिएक्शन O2F2 से करवा दो, तो जो बनेगा बाबू वो बनने वाला प्रोडक्ट होगा आपका XeF2। आप पहले ही पढ़ चुके हो, हैलोजन में मैंने बताया भी था, OF2 जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, फ्लोरीन प्रोवाइड करने का काम करता है। वैसे ही अगर आपने XeF4 का रिएक्शन भी O2F2 से करवा दिया है तो बन जाएगा यहाँ से XeF6 का फॉर्मेशन होगा। तो एकदम बैठा लीजिए, जो जो टर्म्स मैंने बोला है एकदम दिमाग में आपका होना चाहिए, जैसे जैसे बताएं एकदम अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। अगला है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आप ये वाले में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। O2F2 का मैंने हैलोजन में ही फंक्शन बता दिया था, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है, फ्लोरीन प्रोवाइड करता है। फ्लोरीन दे दिया, 2 फ्लोरीन दिया तो ये चेंज हो गया XeF2, यहाँ से भी 2 फ्लोरीन दिया तो 4 था तो XeF6 में चेंज हो गया। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगर आयनिक कंपाउंड वाइज बात कर रहे हो तो ये क्या होता है बाबू, एज अ फ्लोराइड F- एक्सेप्टर का भी काम करता है। ठीक है ना, तो जेनॉन का जो फ्लोराइड होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए F- एक्सेप्टर का काम करता है। तो पहले तो हम लोग इस पॉइंट को लिखेंगे। क्या बोलने जा रहे हैं, हमने बोला कि अगर आयनिक कंपाउंड में अगर सपोज करो कि हम ऐसा बोल रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने कहा कि आप मान लो कि XeFn का रिएक्शन आप करवाते हो किसी आयनिक कंपाउंड से, किसे करवाते हो, आयनिक कंपाउंड से, मान लो जो भी प्रोडक्ट देना हो देगा। तो याद रखना कि वैसी स्थिति में जो XeFn जो है वो आपको F- एक्सेप्टर का काम करता है। किसका काम करता है, F- एक्सेप्टर का। इस केस में XeFn का फंक्शन होता है F- एक्सेप्टर। ठीक है, किसका काम करने वाला है, F- एक्सेप्टर का काम करेगा। एकदम बैठा लेना आपको। जस्ट लाइक मान लो कि मैंने लिखा है KF का रिएक्शन, आपको मैंने बोला कि आप KF का रिएक्शन करवा दो XeF4 से। अब XeF4 से रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बनेगा, सो पूछ रहे हैं। अभी मैंने क्या बताया कि जेनॉन के फ्लोराइड का रिएक्शन, KF क्या है, आयनिक कंपाउंड। अगर जेनॉन के फ्लोराइड का या किसी का भी XeF जेनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन अगर आपने करवाया आयनिक कंपाउंड से, तो जेनॉन का फ्लोराइड F- एक्सेप्टर होता है। तो बताओ ये KF से F ले लेगा, तो पहले 4 F था, अब Xe में 5 F हो जाएगा, तो XeF5 माइनस, और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है तो K+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही सेम एज अगर मैं बात करूँ CSF की बात करूँ,
और यहाँ पे मैंने बोला कि आप ले लो XeF4 ले लो। अगेन फिर से आपको पता है कि सो आयनिक कंपाउंड के साथ ये F माइनस एक्सेप्टर का काम करता है, F माइनस यहाँ CS प्लस का काम होगा। वैसे ही अगर मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि CSF का ही रिएक्शन करवाओ, लेकिन CSF का रिएक्शन आप करवा दो XeF6 से, तो पहला स्टेप में क्या होगा, वो एक F लेगा, चेंज होगा CS प्लस, XeF7 पे माइनस में, किस में चेंज हो जाएगा, XeF7 पे माइनस में। लेकिन आपको बता दें कि ये वाला जो होता है ये आपको इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जेनॉन का जो माइनस होता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल की वजह से क्या होगा कि ये फिर से एक बार फर्दर फिर से CSF के साथ रिएक्ट करके फिर F लेके चेंज हो जाएगा CSF, और एक और F लेगा तो 7 फ्लोरीन था, अब हो जाएगा XeF8 पे 2 माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आया होगा जो हमने बोला है, एकदम अच्छे तरीका से बैठा लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि KF का रिएक्शन करवा दो, किससे करवा दो, XeF2 से करवा दो, तो बाबू आप क्या बोलोगे, F माइनस एक्सेप्टर है, K प्लस XeF3 माइनस। तो याद रखिएगा XeF3 माइनस जो है एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अनस्टेबल नॉट एग्जिस्ट, ये अनस्टेबल होता है और ये नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट सा टर्म निकला यहाँ पे कि XeFn जो है ये आपका F माइनस एक्सेप्टर होता है, आयनिक कंपाउंड से F माइनस एक्सेप्ट कर लेगा और उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपके सामने। अगला है कि अगर आपने क्या किया कि XeFn का रिएक्शन, ध्यान से सुनना, XeFn का रिएक्शन कोवेलेंट कंपाउंड के साथ करवाया, ये था आयनिक। अगला है कोवेलेंट कंपाउंड के साथ करवाया है, तो प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, लेकिन वो प्रोडक्ट में होगा क्या, सो देखो XeFn जो है यहाँ F माइनस डोनर का काम करेगा, किसका काम करेगा, डोनर का, आयनिक में एक्सेप्टर और कोवेलेंट में डोनर। जस्ट लाइक मान लो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैंने बोला कि आप करो क्या कि PF5 ले लो का रिएक्शन XeF2 से करवा दो, XeF2 से करवाए तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, सो देखो आपको पता है ना मैंने क्या बोला है कि सो कोवेलेंट के साथ ये क्या होता है, XeF माइनस डोनर होता है, तो ये चेंज हो जाएगा PF6 माइनस में, इसमें चेंज हो जाएगा PF6 माइनस, और चूंकि ये एक F दे दिया है तो F माइनस दिया है तो बन जाएगा XeF प्लस, या आगे पीछे लिख लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला मान लो कि मैंने लिखा है SbF5, मैंने बोला इसका रिएक्शन आपको करवाना है XeF4 से करवाना है। आपको मैंने क्या बोला था, कोवेलेंट, SbF5 क्या कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट है तो ये एक F देगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, XeF3 प्लस, और अगला ये F लेगा तो 5 फ्लोरीन था तो हो जाएगा SbF6 माइनस। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे आपको करना है। जैसे मान लो कि अगेन एक और क्वेश्चन लेते हैं SbF5 और इसका रिएक्शन करवा दो XeF6 से, बताओ क्या करोगे, एक F दोगे तो क्या हो जाएगा XeF5 प्लस प्लस S प्लस इंटू SbF6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है बाबू, ये था आपका मतलब कि, तो ये सब आप कोवेलेंट के साथ देख लिए, आयनिक के साथ देख लिए। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान से समझिएगा। अगला जो रिएक्शन हम लोग का आने वाला है, रिएक्शन विद SiO2। आपको बता दें कि SiO2 का बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होता है फ्लोरीन के साथ कंबाइन होने का, मोर एफिनिटी टुवर्ड फ्लोरीन, मोर एफिनिटी टुवर्ड फ्लोरीन, फ्लोरीन के टुवर्ड बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है। जस्ट लाइक मान लो कि SiO2 का रिएक्शन आपने XeF6 से करवा दिया है, करवाने से क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, SiF4 में चेंज हो जाएगा, प्लस Xe में प्लस O2 में, ठीक है ना।
तो बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होता है, ये भी बात आपको बैठा लेना है, क्योंकि सो फ्लोरीन के साथ इसका एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक और आता है रिएक्शन विथ NO, NO एंड NO2। देखो यार, HCF2 का रिएक्शन अगर आपने NO से करवाया है तो ये क्या करेगा कि सो NO इससे F लेके चेंज हो जाएगा, Xc में चेंज हो जाएगा प्लस NOF में। या फिर अगर आपने NO2 से भी करवाया है तो ये भी अगेन F खींच के यहाँ से Xc प्लस NO2 F में चेंज हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वाइज बात करते हैं। मेल्टिंग XeFn के प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपको बैठा लेना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? वो मेल्टिंग पॉइंट होता है XeF2 का होता है, फिर होता है XeF4 का होता है, फिर होता है XeF6 का होता है। कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो आपको सिंपल सी बात आपको ये पता होना चाहिए कि लेस पॉजिटिव चार्ज होगा जेनॉन पे। यहाँ पे देखो 2 फ्लोरीन के वजह से चार्ज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि लेस पॉजिटिव चार्ज ऑन XeF2 मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। दूसरा पॉइंट बैठा लेना है बाबू कि जितना भी है XeFn वो आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ऑल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी बात की कि सो एंड रेडली सबलाइम एट 298 केल्विन एंड रेडली सबलाइम एट 298 केल्विन। ठीक है। दूसरी बात आपने देखा है कि फ्लोरोनेटिंग एजेंट का भी काम करता है, तो हम लोग कह सकते हैं दे आर गुड फ्लोरोनेटिंग एजेंट। जितना भी XeF में, चाहे वो XeF2 है, F4 है, 6 है, जो भी है, दे आर गुड फ्लोरोनेटिंग एजेंट। अच्छा फ्लोरोनेटिंग एजेंट है। दूसरा बात कि दे रेडली हाइड्रोलाइज। ठीक है। एक पॉइंट और आता है बाबू XeF8 माइनस पे। बाबू ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, XeF8 पे 2 माइनस। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके बारे में बताओ तो आपको याद रखना है, पहला बात तो जरा ध्यान से समझिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर को स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर आप इसको बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। जरा ध्यान से देखो, फ्लोरीन है, अगला भी आपका फ्लोरीन है, 8 फ्लोरीन को आपको सराउंड करना है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, कितना हो गया? 3 3 6, यहाँ पे 7, अगला है 8। ये 8 फ्लोरीन है और यहाँ पे आपका लोन पेयर है। बहू ये होता है, इस पे 2 माइनस है। तो सबसे पहले XeF8 पे 2 माइनस का आपसे अगर पूछे स्ट्रक्चर क्या होता है तो बैठा लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। पहला पॉइंट तो ये बैठाना है आपको कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में कोई पूछे तो बोलना है इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है। दूसरी बात की किसी जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है इतना ज्यादा हिंडर्ड हो जाता है ना ड्यू टू मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन, लोन पेयर प्रेजेंट होता है प्योर एस पे। तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन, lone pair present at
कहाँ पे होता है, प्योर एस। और प्योर एस के वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये भी बैठा लीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है P3D5। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकता है P3D5 का हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल बताओ, तो याद रखना आपको ये एग्जाम्पल है XeF8 पे 2- ये एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रक्चर जो है या शेप जो भी बोलो वो है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है। ज़्यादा फ्लोरीन आने की वजह से बहुत ज़्यादा बाबू और रिपल्सन होने लगता है, जिस वजह से लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ P3D5। चलिए तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यूजेस की बात कर ले। इनर्ट गैस का खत्म हो गया आपका, इसके साथ पी ब्लॉक पूरा समाप्त हो गया। जरा ध्यान से समझना बाबू, यूज की बात करते हो तो सबसे पहले यूज में क्योंकि हीलियम जो है नॉन फ्लेमेबल गैस है, और आपको पता है कि बैलून में इस गैस का ही यूज किया जाता है। दूसरी बात कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है गैस को कूल करने का भी काम करता है। तीसरा कि ये क्रायोजेनिक एजेंट का भी काम करता है। अगला कि हीलियम जो है ये, ठीक है ना, पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का में यूज़ किया जाता है। और अगला कि कहीं भी अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करना हो तो उसमें आर्गन का यूज़ किया जाता है। और डिस्चार्ज ट्यूब में जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, नियॉन का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार। आपका खत्म हुआ इसके साथ इनर्ट गैस।